हेलो दोस्तों, वंस अगेन अ वार्म वेलकम टू इलिट। अपने एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा की सीरीज में आज हम प्रोलॉग की बात करने जा रहे हैं दोस्तों। फर्स्ट वी विल डिस्कस सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू प्रोलॉग एंड आफ्टर दैट विल कम ऑन इट्स शॉर्ट नोट। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स बिगिन आवर टुडेज एलिमेंट ऑफ ड्रामा, प्रोलॉग। प्रोलॉग वर्ड ग्रीक भाषा के शब्द प्रोलॉगस से बना है दोस्तों, और प्रोलॉगस का अर्थ होता है स्पीकिंग बिफोर। किसी भी लिटरेरी वर्क से पहले बोले जाने वाले शब्दों को प्रोलॉग का नाम दिया जाता है दोस्तों। दूसरे वर्ड्स में कहें तो प्रोलॉग मीन्स प्रीफेस और इंट्रोडक्शन, अर्थात प्रोलॉग का मतलब होता है प्रस्तावना। आइए अब प्रोलॉग की कुछ विशेषताओं पर नजर डाल लेते हैं। पहली चीज, प्रोलॉग लिटरेरी वर्क के ओपनिंग में आता है दोस्तों। शुरू में इसको किसी नैरेटर कैरेक्टर या कोरस के द्वारा बोला जाता है और ये ऑडियंस को सीधे सीधे संबोधित करते हुए बोला जाता है। प्रोलॉग जिसका मतलब इंट्रोडक्शन होता है दोस्तों, वो एक दूसरे एलिमेंट ऑफ ड्रामा एपिलॉग का अपोजिट होता है, क्योंकि एपिलॉग का अर्थ होता है कंक्लूजन, और एपिलॉग को हम पिछले वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं दोस्तों। एंड हियर कम्स द डेफिनेशन ऑफ प्रोलॉग। प्रोलॉग एक छोटी स्पीच होती है दोस्तों, जो कि किसी नैरेटर कैरेक्टर या फिर कोरस के द्वारा लिटरेरी वर्क के स्टार्टिंग में बोला जाता है, और ये ऑडियंस को सीधे सीधे संबोधित करते हुए बोला जाता है। प्रोलॉग की परिभाषा को जान लेने के बाद अब इसके पर्पजेस यानी कि उद्देश्यों पर नजर डाल लेते हैं दोस्तों। पहली चीज तो हम जान ही गए हैं कि प्रोलॉग किसी भी लिटरेरी वर्क को ओपन करता है, और उस लिटरेरी वर्क को शुरू करते समय वो ऑडियंस को उससे रिलेटेड बैकग्राउंड और सेटिंग के बारे में बताता है। द सेकेंड पर्पस ऑफ प्रोलॉग इज टू हुक रीडर्स इनटू द स्टोरी। वो रीडर्स को कहानी की तरफ खींचने का काम करता है दोस्तों। एंड द थर्ड पर्पस ऑफ प्रोलॉग इज इट टेल्स द रीडर्स सम पास्ट इंसिडेंट्स। ये कुछ पुरानी घटनाओं का भी जिक्र कर सकता है जो कि वर्तमान लिटरेरी वर्क की करंट स्टोरी से कहीं ना कहीं रिलेट करती है। एंड द फोर्थ एंड लास्ट इंपॉर्टेंट पर्पस सर्व्ड बाय प्रोलॉग इज इट मेक्स द लिटरेरी वर्क इंटरेस्टिंग एज वेल एज अंडरस्टैंडेबल। अर्थात प्रोलॉग किसी भी लिटरेरी वर्क को, चाहे वो ड्रामा हो, नॉवल हो या फिर कोई लॉन्ग पोएम हो, उसको रुचिकर और समझने लायक बनाने का काम करता है दोस्तों। लेट्स कम टू सम एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोलॉग। प्रोलॉग का बहुत अच्छा उदाहरण हमें डॉक्टर फॉस्टस में देखने को मिलता है दोस्तों। डॉक्टर फॉस्टस मार्लो की लिखी हुई एक फेमस ट्रेजेडी है। नाटक शुरू होने से पहले कोरस आता है और आ करके हमें इस नाटक की थीम से रूबरू कराते हैं। वो बताते हैं कि हम आज के नाटक में ना तो किसी युद्ध का वर्णन करेंगे और ना ही किसी रोमांटिक लव स्टोरी का। आज हम एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताएंगे जिसको कि गॉड के द्वारा ब्लेस किया गया था, लेकिन भगवान के द्वारा दी गई उन शक्तियों का प्रयोग उसने भगवान के अगेंस्ट ही करना शुरू कर दिया था, और अंत में उसका हाल वैसा ही हुआ था जैसे कि इकैरस का हुआ था। वो मोम के पंखों के साथ गॉड ऑफ सन, सूर्य देवता से लड़ने चला गया था, और फिर वो अपने पंखों को पिघलता हुआ पाता है और फिर गिरकर मर जाता है। कुछ ऐसा ही हमारे हीरो के साथ होने वाला है, जो कि कोई और नहीं डॉक्टर फॉस्टस है। फिर आगे कोरस कहता है कि चलिए
आपको डॉक्टर फॉस्टस से ही मिला देते हैं। वो देखो, डॉक्टर फॉस्टस अपनी डेस्क पर बुक्स से घिरा हुआ बैठा है और वो डिसाइड करने की कोशिश कर रहा है कि वो किस सब्जेक्ट का अध्ययन करें। और हम आगे पाते हैं कि डॉक्टर फॉस्टस को कोई भी सब्जेक्ट नहीं भाता है दोस्तों, सिवाय निक्रोमेंसी या फिर ब्लैक मैजिक के। और वो काला जादूगर बनने का प्रण ले लेता है और उसका ये डिसीजन ही उसके पतन का कारण भी बनता है। प्रोलॉग का दूसरा एग्जाम्पल हमें टी.एस. एलियट के लिखे पोइटिक ड्रामा मर्डर इन द कैथेड्रल में भी देखने को मिलता है। इसमें कैंटरबरी की रहने वाली विमेन का एक ग्रुप सामने आता है और आ करके वो हमें इस नाटक से संबंधित पिछली कहानी के बारे में भी बताता है। और यही कोरस हमें यह भी हिंट देता है कि जो उनके आर्च बिशप हैं, जिनका नाम थॉमस बकेट है, वो बहुत समय से गायब हैं, वो कहीं बाहर चले गए हैं। वास्तव में दोस्तों वो फ्रांस में रह रहे हैं और उनकी और इंग्लैंड के राजा की नहीं बन रही थी, इसीलिए अपनी जान बचाने के लिए वो भागे थे। अब ये कोरस ऑफ विमेन और जो स्त्रियों का ग्रुप है वो हमें बताता है कि थॉमस बकेट एक भले इंसान हैं और वो कैंटरबरी वापस ना ही आए तो अच्छा है, क्योंकि उनकी जान को यहां पर खतरा है। वो विमेन अपने आर्च बिशप के लिए चाहती हैं कि भले से वो दूर रहें लेकिन जिंदा ही रहें। आइए अब हम इन पॉइंट्स को समेटे हुए अपने इस शॉर्ट नोट प्रोलॉग की बात कर लेते हैं। द वर्ड प्रोलॉग हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड प्रोलॉगस which means introduction. Prologue is opposite to epilogue, as prologue comes right in the beginning of the literary work while epilogue comes right at the end. Prologue is spoken by a narrator character or chorus. It is addressed to the audience. शब्द प्रोलॉग ग्रीक भाषा के एक शब्द प्रोलॉगस से बना है दोस्तों, जिसका अर्थ होता है इंट्रोडक्शन। प्रोलॉग का अपोजिट वर्ड एपिलॉग होता है, क्योंकि प्रोलॉग तो किसी लिटरेरी वर्क के स्टार्टिंग में आता है और एपिलॉग बिल्कुल एंड में। प्रोलॉग किसी नैरेटर कैरेक्टर या कोरस द्वारा बोला जाता है और ये सीधे सीधे ऑडियंस को संबोधित करते हुए बोला जाता है। We can define prologue in the following words. A prologue is usually a short speech given by a narrator character or chorus addressing the audience directly at the opening of a literary work. हम prologue को निम्नलिखित शब्दों में परिभाषित कर सकते हैं दोस्तों। एक prologue एक छोटा भाषण होता है जो कि नैरेटर कैरेक्टर या कोरस के द्वारा नाटक के शुरू में ऑडियंस को सीधे सीधे संबोधित करते हुए बोला जाता है। प्रोलॉग में सर्व मेनी पर्पजेस। प्रोलॉग गिव्स स्टार्ट टू द स्टोरी एंड टेल्स द ऑडियंस अबाउट द सेटिंग और बैकग्राउंड ऑफ द स्टोरी। प्रोलॉग इज यूज्ड टू हुक द ऑडियंस इनटू द स्टोरी। प्रोलॉग समटाइम्स टेल्स द ऑडियंस the past incidents which are important to the current story. Prologue makes the literary work interesting as well as understandable for the audience. Prologue कई सारे पर्पजेस को सर्व करता है, जिनमें से कुछ निम्नलिखित हैं। प्रोलॉग कहानी के स्टार्टिंग में आता है और ऑडियंस को उस लिटरेरी वर्क या कहानी के सेटिंग और बैकग्राउंड के बारे में बताता है। प्रोलॉग ऑडियंस को कहानी की तरफ खींचने का काम करता है और प्रोलॉग कभी कभी उस लिटरेरी वर्क की स्टोरी से पहले वाली इंसिडेंट्स के बारे में भी बताता है और इससे लिटरेरी वर्क ऑडियंस के लिए ज्यादा इंटरेस्टिंग और ज्यादा अंडरस्टैंडेबल हो जाता है। The examples of prologue
can be noticed in Marlowe's Dr. Faustus and T.S. Eliot's Murder in the Cathedral. प्रोलॉग के दो बहुत अच्छे उदाहरण हमें क्रिस्टोफर मार्लो की लिखी फेमस ट्रेजेडी डॉक्टर फॉस्टस में और टी.एस. एलियट के प्रसिद्ध पोइटिक ड्रामा मर्डर इन द कैथेड्रल में देखने को मिलता है। दोस्तों, अगर पहले वाले एग्जाम्पल यानी कि मार्लोज डॉक्टर फॉस्टस की बात की जाए तो इन डॉक्टर फॉस्टस द कोरस एंटर्स एंड इंट्रोड्यूसेस द प्लॉट ऑफ द प्ले. It will involve neither love nor war, but it will discuss Faustus's fortune. The chorus chronicles how Faustus was born to lowly parents in the small town of Rhodes, how he came to the town of Wittenberg to live with his kinsmen, and how he was educated at Wittenberg, a famous जर्मन यूनिवर्सिटी. डॉक्टर फॉस्टस में कोरस का प्रवेश होता है और वो हमें नाटक के प्लॉट के बारे में बताता है. वो नाटक की थीम के बारे में बताते हुए कहता है कि हमारे आज के नाटक की थीम ना तो लव है और ना ही वॉर, बल्कि हमारा आज का नाटक फॉस्टस के नसीब को डिस्कस करने जा रहा है. और कोरस फिर हमें फॉस्टस के जन्म से लेकर पढ़ाई तक की सारी बातें एक एक करके बताता है. वो हमें बताता है कि वो गरीब परिवार में रोड्स नाम के टाउन में पैदा हुआ था और फिर विटनबर्ग में अपने एक रिलेटिव के यहाँ रहने लगा था और इस विटनबर्ग नाम की जर्मन यूनिवर्सिटी में ही उसने अपनी एजुकेशन प्राप्त की और फिर थियोलॉजी या डिविनिटी में उसने डॉक्टरेट की उपाधि ली. अब फॉस्टस थियोलॉजिकल मैटर्स पर वाद विवाद करने के लिए प्रसिद्ध हो चुका है. द कोरस एड्स दैट फॉस्टस इज स्वॉलन विथ कनिंग एंड हैज़ बिगन टू प्रैक्टिस निक्रोमेंसी or black magic. The prologue concludes by stating that Faustus is seated in his study. कोरस आगे बताता है कि फॉस्टस फिर धूर्तता के अहंकार से भर गया और निक्रोमेंसी का अध्ययन करने लगा, यानी कि उसने काले जादू का प्रयोग करना शुरू कर दिया. और प्रोलॉग जब समाप्त होता है तो हमें ये बताते हुए समाप्त होता है कि देखो फॉस्टस अपने स्टडी रूम में है और कैसे बुक्स उसके चारों तरफ हैं और वो डिसाइड करने की कोशिश कर रहा है कि वो आगे किस सब्जेक्ट का अध्ययन करे. द कोरस इन मर्डर इन द कैथेड्रल represents the poor women of Canterbury. They narrate a short survey of Becket's departure from England in addition to his kindness to people, and then indirectly warns Becket not to come back to England because it predicts that something bad will happen to him if he returns. कोरस जिसमें हम मर्डर इन द कैथेड्रल में आने वाला कोरस कैंटरबरी की पुअर वुमेन को दिखाता है दोस्तों, और पुअर वुमेन पास्ट इंसिडेंट्स के बारे में हमें बता रही हैं. वो हमें बता रही हैं कि बेकेट कैसे इंग्लैंड से चले गए, और वो वुमेन हमें टॉमस बेकेट की उन दयालुताओं के बारे में भी बताती हैं जो वो लोगों के साथ किया करते थे, और इनडायरेक्टली ये भी वॉर्न करती हैं कि बेकेट अगर इंग्लैंड ना ही आए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि अगर वो यहाँ आते हैं तो उनके साथ कुछ गलत भी हो सकता है. विद दिस आई एंड टुडेज क्लास फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच.